जिंदगी के अनुभव हमें बार बार यही सीख देते हैं कि विचारों में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। विचारों की शक्ति ने दुनिया में अद्भुत व क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज हम एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनके विचार उनकी सदी से बहुत आगे के थे। अपने विचारों द्वारा उन्होंने ऐसे हैरतअंगेज आविष्कारों को जन्म दिया जिन्हें देख उस समय के लोग अचंभित रह गए। जब विशालकाय रोमन सेना का सामना आर्किमिडीज की बनाई मशीनों से हुआ तो रोम की तलवार के नाम से प्रसिद्ध उनका महान सेनापति भी इस हद तक दहशत में आ गया कि वह बोल पड़ा, हम ज्यामिति के इस दैत्य से और नहीं लड़ सकते हैं। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं ज्ञान व आश्चर्य से भरे आर्किमिडीज के जीवन के सफ़र पर, जिनके महान आविष्कार, किस्से व कहानियाँ आपको विस्मित कर देंगे। कहानी की शुरुआत होती है इटली के दक्षिणी छोर पर स्थित सिसिली द्वीप से, जिस पर सिराक्यूज अथवा सायराक्यूज नामक एक ऐतिहासिक शहर बसा था। यहीं जन्म हुआ था महान गणितज्ञ व आविष्कारक आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज के जीवन के बारे में आज कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभवतः वे एक कुलीन परिवार से थे जिनका संबंध सिराक्यूज के राज परिवार से था। उनके पिता फिडाइस भी एक खगोलविद व गणितज्ञ थे। आर्किमिडीज ने सिराक्यूज में ही रहकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उस समय के स्कूल अध्यापक के घर पर ही हुआ करते थे। लिखाई के लिए तब मोम की टेबलेट व एक प्रकार के कागज, पपायरस व स्याही का प्रयोग होता था। ज्योमेट्री के प्रश्न धरती पर गीली रेत में चित्र बनाकर हल किए जाते थे। सिराक्यूज में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आर्किमिडीज अलेक्जेंड्रिया में पढ़ने के लिए मिस्र गए। अलेक्जेंड्रिया प्राचीन समय का महानतम नगर था, जिसकी स्थापना स्वयं अलेक्जेंडर ने की थी। अलेक्जेंड्रिया में आर्किमिडीज की मित्रता कुनौन से हुई। कुनौन एक जाने माने गणितज्ञ व राज ज्योतिषी थे, किंतु वे अपनी एक चापलूसी भरी हरकत के कारण अधिक लोकप्रिय हो गए थे। दरअसल अलेक्जेंड्रिया के राजा टॉलमी तृतीय की बहन व उनके बच्चे की सीरिया में हत्या हो गई थी। टॉलमी ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। रानी बेरेनिस ने अपने पति टॉलमी की सकुशलता के लिए मनौती मांगी और अपने खूबसूरत बाल काटकर मंदिर में देवताओं को अर्पित कर दिए। अगले दिन वह बाल मंदिर से कहीं गायब हो गए। रानी ने कुनौन से इस बारे में पूछा। कुनौन ने रानी को भरोसा दिलाया कि देवताओं ने आपका बलिदान स्वीकार कर लिया है और इसलिए वे आपके बालों को अपने साथ ले गए हैं। कुनौन ने आसमान में धुंधले तारों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, महारानी, वे ही आपके बाल हैं। तब से तारों के उस समूह का नाम कोमा बर्निसिस यानी बर्निस के बाल पड़ गया और यह कहानी बर्निसिस लॉक के नाम से प्रसिद्ध हुई। आर्किमिडीज के एक दूसरे मित्र आज भूगोल के पिता माने जाने वाले एरिस्टोथनीज थे। उन्हें ग्रीक भाषा के दूसरे लेटर बीटा का नाम दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके आलोचकों का मानना था कि वह कई चीज़ों में महान था, किंतु वह किसी भी चीज़ में सर्वोच्चता को हासिल न कर सका था। एक बार आर्किमिडीज ने एरिस्टोथनीज व उनके साथी गणितज्ञों को काव्यात्मक भाषा में एक कठिन गणितीय पहेली हल करने के लिए दी। इसे आर्किमिडीज कैटल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समस्या में विभिन्न रंगों के बैलों व गाय की दी हुई शर्तों के अनुसार गणना करनी थी। इस पहेली के एक नहीं, कई सही उत्तर हैं। इस पहेली का पहला भाग व उसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका दूसरा भाग इतना कठिन है कि उस समय को तो छोड़िए, अंतिम रूप से इसे हजारों वर्षों बाद IBM कंप्यूटर की मदद से हल किया जा सका था और जिसका हल 42 प्रिंटआउट जितना लंबा था। सचमुच गजब दिमाग था आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज को ऑस्टोमेकियन नामक एक गणितीय पजल की रचना करने का भी श्रेय दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे पहला ज्ञात मैथ पजल माना जाता है। इसमें 14 विभिन्न ज्यामितीय आकार की टाइलें होती हैं, जिनके द्वारा जानवरों व विभिन्न वस्तुओं की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। इस पजल की एक खास बात यह है कि इसके 14 टुकड़ों को 536 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है।
इस पजल से मिलता जुलता एक पजल टैनग्राम है, जिसमें केवल 7 टाइलों का प्रयोग होता है। अलेक्जेंड्रिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्किमिडीज सिराक्यूज वापस लौट आए। अब वे अपना ज़्यादा समय पढ़ने लिखने व चिंतन मनन करने में लगाने लगे। वे घंटों अपने कमरे में रेत पर रेखा चित्र खींचते और उन्हें देख सोच विचार में डूबे रहते। उन्हें अपने शरीर, यहाँ तक कि खाने पीने का भी होश न रहता। उनके सेवक उनसे नहाने का अनुरोध करते, लेकिन नहाते समय भी वे राख से अपनी गीली त्वचा पर ही चित्र बनाने लगते। एक बार सिराक्यूज के राजा हायरान द्वितीय ने एक सोनार को सोने का मुकुट बनाने के लिए सोने का टुकड़ा दिया। सोनार मुकुट बना राजा के पास लाया। मुकुट बड़ा खूबसूरत बना था। राजा उसे देख बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु उसे शक हुआ कि सोनार ने इस मुकुट में चांदी या किसी अन्य सस्ती धातु की मिलावट की है। राजा ने आर्किमिडीज को बुला भेजा और कहा, आर्किमिडीज, क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि यह मुकुट शुद्ध सोने का बना है कि नहीं? लेकिन शर्त यह है कि मुकुट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आर्किमिडीज थोड़ा सोच विचार कर बोले, महाराज, मुझे यह मुकुट और उतने ही वजन के सोने के टुकड़े को दे दीजिए जैसा आपने सोनार को दिया था। आर्किमिडीज मुकुट व सोने के टुकड़े को घर ले आए। आर्किमिडीज मुकुट को पिघला आसानी से मिलावट का पता लगा सकते थे, किंतु शर्त थी कि मुकुट को कोई नुकसान न पहुंचे। वे मुकुट को रख घंटों उसे घूरते रहे। उन्होंने मुकुट और सोने के टुकड़े को तौला। दोनों का वजन बराबर था। बड़े सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि 2 वस्तुएं एक पदार्थ की बनी हैं तो उनका घनत्व हमेशा बराबर होगा, और यदि उनके द्रव्यमान भी बराबर है तो वे बराबर स्थान घेरेंगे, मतलब उनका आयतन भी बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मुकुट शुद्ध सोने का है तो उसका आयतन और सोने के टुकड़े का आयतन बराबर होना चाहिए। अब प्रश्न था कि दोनों के आयतनों की तुलना कैसे की जाए। आर्किमिडीज कई दिन इस बारे में सोचते रहे, पर कुछ हल न निकला। इसी उधेड़बुन में एक दिन वे नहाने गए। नहाने के टब में पानी लबालब भरा था। आर्किमिडीज जैसे ही टब में बैठे, थोड़ा पानी बाहर छलका। तभी बिजली की रफ्तार से उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, ये कितना पानी बाहर छलका है। मेरा जितना शरीर पानी में डूबा है, उसके आयतन व बाहर छलके पानी के आयतन में क्या कोई संबंध है? ये दोनों आयतन तो बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु द्रव में डुबोए जाने पर अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित करती है। यूरेका, यूरेका, मैंने ढूंढ लिया। उत्साहित आर्किमिडीज लपक कर टब से बाहर निकले और नग्न ही यूरेका, यूरेका चिल्लाते सड़क पर दौड़ पड़े। आर्किमिडीज राजा के पास पहुंचे और उनसे पानी से लबालब भरे बर्तनों का इंतजाम करने को कहा। आर्किमिडीज ने मुकुट और सोने के टुकड़े को पानी में डुबोया। दोनों बर्तनों से कुछ पानी निकलकर प्लेट में गिर गया। सोने के टुकड़े के मुकाबले मुकुट द्वारा हटाया गया पानी मात्रा में अधिक था। आर्किमिडीज ने कहा, महाराज, इससे सिद्ध होता है कि सोनार ने धोखा दिया है। मुकुट और सोने के टुकड़े का वजन एकदम बराबर है, इसलिए अगर दोनों शुद्ध सोने के होते तो एकदम बराबर पानी हटाते। सोनार ने जरूर मुकुट में चांदी या किसी अन्य सोने से हल्की धातु की मिलावट की है, जिस कारण सोने के टुकड़े के मुकाबले मुकुट का आयतन बढ़ गया और उसने अधिक पानी हटाया। इस तरह आर्किमिडीज ने सोनार की चोरी पकड़ी। अभी जो कहानी मैंने आपको बताई, इसका सबसे पहले वर्णन एक रोमन इंजीनियर विट्रूवियस ने किया था। हालांकि थ्योरी में तो ये सिद्धांत सही है, लेकिन कई वैज्ञानिकों द्वारा इसकी यह कहकर आलोचना की जाती है कि सोने के मुकुट में चांदी या किसी अन्य हल्की धातु की मामूली मिलावट को बर्तन में कितना पानी गिरा है, यह देखकर पकड़ना, वह भी बिना किसी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के, उस दौर में संभव ना रहा होगा। हो सकता है कि आर्किमिडीज ने एक दूसरे तरीके द्वारा मिलावट का पता लगाया हो। आर्किमिडीज जानते थे कि किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में आभासी कमी आ जाती है।
ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले मुकुट को हवा में तौला हो और फिर पानी में। इसी तरह उन्होंने शुद्ध सोने को हवा में तौला हो और फिर पानी में। यदि मुकुट शुद्ध सोने का है तो उसके भार में आनुपातिक रूप से उतनी ही कमी आएगी जितनी कि शुद्ध सोने के टुकड़े में। उस दौर में आर्किमिडीज के लिए चोरी पकड़ने का यह मेथड ज़्यादा उपयुक्त रहा होगा। आर्किमिडीज ने अपने इन प्रयोगों द्वारा एक सिद्धांत विकसित किया जिसे आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह द्रव उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है जिसे बोएंट फोर्स कहते हैं। यह बल सदा उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने अपने इस सिद्धांत द्वारा यह भी समझा कि क्यों एक विशालकाय जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि जहाज ऐसे बनाए जाते हैं कि उनके द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार के बराबर या अधिक होता है, अतः वे तैरते रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब 5 किलो के भार को पानी में डुबोया जा रहा है तो उसका भार घटकर 3 किलो हो गया, अतः उस पर 2 किलो वजन के बराबर बोएंट फोर्स लग रहा है और इतने वजन के बराबर ही वह पानी विस्थापित कर रहा है, क्योंकि 5 किलो वजनी टुकड़ा केवल 2 किलो पानी ही विस्थापित कर रहा है। अतः ये 5 किलो का टुकड़ा पानी में डूब जाएगा। यदि इसी 5 किलो वजन के टुकड़े का शेप कटोरे जैसा या कुछ ऐसा होता कि यह अपने वजन 5 किलो के बराबर या उससे अधिक पानी विस्थापित कर पाता तो ये पानी पर तैरता रहता। आर्किमिडीज ने लीवर व पुली पर भी कई प्रयोग किए और पता लगाया कि कैसे इनकी मदद से भारी वजन को आसानी से उठाया जा सकता है। इन सिद्धांतों पर कार्य करते करते आर्किमिडीज को इनकी इतनी गहरी समझ हो गई कि एक दिन उन्होंने राजा हायरॉन से कहा, महाराज, अगर मुझे पृथ्वी के अलावा खड़े होने के लिए कोई और जगह मिल जाए तो मैं एक बहुत लंबे डंडे से पूरी पृथ्वी को अकेले हिला सकता हूँ। ऐसा सुन राजा जोरों से हंसा और बोला, आर्किमिडीज, तुम ये डींग इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि खड़े होने के लिए ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती है। आर्किमिडीज बोले, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको कोई दूसरी अत्यंत भारी वस्तु हिलाकर दिखा सकता हूँ। राजा हायरॉन ने उस समय आर्किमिडीज की ही देखरेख में एक बहुत विशालकाय जहाज बनवाया था जिसका नाम सिराक्यूजिया था। यह जहाज ऐशो आराम में अपने ज़माने का टाइटैनिक था। इसमें एक चर्च, जिम, लाइब्रेरी इत्यादि थे। इतने भारी जहाज को खींचकर पानी में उतारना बड़ा पेचीदा काम था। बहुत से मजदूर मिलकर इसे हिला तक न सके थे। आर्किमिडीज ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कई पुली की मदद से एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया जिसके द्वारा जहाज को आसानी से खींचकर तट पर ले आया गया। राजा हायरॉन व नगरवासी यह देख दंग रह गए। सिराक्यूजिया जहाज अपने विशाल आकार के कारण सिसिली के किसी भी बंदरगाह के लिए उपयुक्त ना था। राजा हायरॉन ने इसे मिस्र के राजा टॉलेमी को भेंट कर दिया। जहाज सिराक्यूजिया से चलकर अलेक्जेंड्रिया मिस्र पहुंचा और शायद यही उस जहाज की पहली व अंतिम यात्रा थी। हालांकि यह सही सलामत मिस्र पहुंच गया था, जहां इसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रिया कर दिया गया था। बाद में इस जहाज का क्या हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस दौर में तूफान, बारिश, लीकेज इत्यादि के कारण जहाज़ों में पानी भर जाना एक भारी समस्या थी। आर्किमिडीज ने इस समस्या से निपटने के लिए एक ऐसी मशीन बनाई जिसे घुमाकर आसानी से पानी खींचा जा सकता था। इसे आज आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मशीन का उपयोग आर्किमिडीज से पहले ही मिस्र में नील नदी के किनारे के क्षेत्रों में नहरों से पानी खींचने में होता था। हो सकता है कि आर्किमिडीज ने इसे और अधिक कुशल और व्यवहारिक बनाया हो। आर्किमिडीज की खगोल विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड के विषय में कई परिकल्पनाएं की। उन्होंने सैन रैकनर नामक एक ग्रंथ लिखा। आर्किमिडीज ये सुनते हुए बड़े हुए थे
कि तुम किसी झील के किनारे पड़ी रेत के कणों को नहीं गिन सकते हो। उनका मानना था कि यह काम है तो बड़ा मुश्किल, किंतु असंभव नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्याओं की भी गणना की जा सकती है। उस समय सबसे बड़ी ग्रीक संख्या मीरियड थी, जिसका मान 10,000 के बराबर था। आर्किमिडीज ने और बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए उन्हें पावर्स में लिखना शुरू किया। आर्किमिडीज ने यह आकलन करने की कोशिश की कि पूरे ब्रह्मांड को कितने रेत के कणों द्वारा भरा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अरिस्टार्कस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रयोग किया। पश्चिम में अरिस्टार्कस यह बताने वाले पहले व्यक्ति थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और यह सूर्य का चक्कर लगाती है। हालांकि उस दौर में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाले धर्मगुरुओं व विचारकों ने इसे अनदेखा कर दिया था। आर्किमिडीज ने ब्रह्मांड को गोलाकार मान लंबी चौड़ी गणनाएं की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रह्मांड को 10⁻63 रेत के कणों द्वारा भरा जा सकता है। हालांकि यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं है, किंतु उस समय यह इसलिए महत्वपूर्ण था कि इससे यह पता चलता था कि संख्याएं कितनी भी बड़ी हो सकती हैं और ये कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इनकी गणना व आकलन किया जा सकता है। आर्किमिडीज यहीं नहीं रुके। उनकी महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ी संख्या लिखने की थी। उन्होंने ये संख्या लिखी, इसका मतलब है 1 के पीछे 80 क्वाड्रिलियन जीरो। ये संख्या केवल उस समय के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी संख्या है। आर्किमिडीज की गणित व विशेषकर ज्योमेट्री में गहरी रुचि थी। उन्होंने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और पाई के मान की भी गणना की। भारत व पश्चिम के गणितज्ञ प्राचीन काल से ही पाई का सटीक मान निकालने के लिए प्रयासरत थे। भारतीय प्राचीन ग्रंथ शुल्ब सूत्र में पाई के निकटतम मान की गणना 3.088 की गई है। आर्यभट्ट प्रथम ने दशमलव के 3 स्थानों तक पाई की सटीक गणना की थी। हालांकि आर्किमिडीज उनसे बहुत पहले हुए थे। मिस्र के लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के अंदर व बाहर वर्ग खींचते थे। आर्किमिडीज ने वृत्त के भीतर व बाहर 96 भुजाओं वाले बहुभुज खींचकर इस विधि को सुधारा और इस आधार पर पाई का मान 3.1408 व 3.1428 के बीच निकाला। आर्किमिडीज का ज्योमेट्री संबंधी कार्य केवल वृत्त के क्षेत्रफल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शंकु, बेलन, गोले इत्यादि पर भी कार्य किया। आर्किमिडीज का सबसे प्रिय ज्यामितीय चित्र बेलन के अंदर गोले का चित्र था। इसके द्वारा उन्होंने इस सिद्धांत की खोज की थी कि गोले का आयतन उस बेलन के आयतन का 2/3 होता है, जिसका व्यास और ऊंचाई दोनों गोले के व्यास के बराबर हो। यह सिद्धांत उन्हें इतना प्रिय लगा कि कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी कब्र पर इसे चित्रित किया जाए। ऐसा माना जाता है कि आर्किमिडीज कैलकुलस विकसित करने के भी काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने लगभग उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया था जो आज इंटीग्रल कैलकुलस में अपनाए जाते हैं। 215 ईसा पूर्व में राजा हैरोन की मृत्यु हो गई। नए राजा ने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य से दूरियां बना ली और रोम के घोर शत्रु कार्थेज से संधि कर ली। रोम को यह नागवार गुजरा, अतः रोम ने सिराक्यूज पर आक्रमण कर वहां एक मित्र राजा स्थापित करने का निर्णय लिया। रोम के सेनापति मार्सेलस ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया। वह बड़ा प्रसिद्ध जनरल था। उसे रोम की तलवार के नाम से जाना जाता था। उसे सबसे प्रख्यात रोम के पुरस्कार स्पोलिया उपीमा से नवाजा गया था। प्लूटार्क बताते हैं कि यह पुरस्कार केवल तब दिया जाता था जब घमासान युद्ध में एक जनरल दूसरे जनरल को मार डालता था। कथित तौर पर रोमन इतिहास में केवल 2 अन्य लोग, रोम के संस्थापक रोमुलस व ऑलस कार्नेलियस कोसस को ही कथित तौर पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मार्सेलस युद्ध को लेकर निश्चिंत था। उसे लगता था कि वह सिराक्यूज को चींटी की तरह मसल कर उस पर जल्द ही कब्जा कर लेगा, किंतु उसे पता न था कि उसका सामना आर्किमिडीज से होने वाला था। मार्सेलस एक अति विशाल सेना और लगभग 60 बड़े युद्धपोतों को लेकर सिराक्यूज पर आक्रमण करने के लिए निकला। ये युद्धपोत इतने विशाल थे
कि प्रत्येक जहाज को कई कतारों में बैठे 100 से भी अधिक नाविक घेर रहे थे। युद्ध के लिए संबुका नाम की एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई थी, जो इतनी बड़ी थी कि उसे रखने के लिए 2 जहाज़ों को आपस में जोड़ा गया था। यह पहियों पर आरूढ़ एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी, जिसके ऊपर एक पुल था। इसे किले की दीवार पर टिका कर सैनिक पुल से होकर किले में प्रवेश कर सकते थे। ज्यों ही युद्ध शुरू हुआ, रोमन सेना पर भारी पत्थरों व तीरों की वर्षा शुरू हुई। आर्किमिडीज द्वारा बनाए गए मैकेनिकल पंजों ने रोमन जहाज़ों को फंसा लिया और थोड़े ही सैनिक जंजीर खींचकर जहाज को ऊपर उठाने लगे। फिर उसे अचानक छोड़ दिया, जिससे जहाज तहस नहस होकर डूब रहे थे। अब मार्सेलस ने संबुका को आगे भेजा। इससे पहले संबुका किले की दीवार के पास पहुंचता, उस पर बड़ी तेजी से एक बड़ा पत्थर आकर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। संबुका टुकड़े टुकड़े हो समुद्र में डूब गया। किंवदंती है कि आर्किमिडीज ने अनेक विशाल व शक्तिशाली दर्पण भी किले की दीवार पर लगा रखे थे। उन्होंने रोमन जहाजी बेड़ों पर शीशों द्वारा सूर्य की किरणों को केंद्रित किया। इससे इतनी गर्मी पैदा हो गई कि लकड़ी के बने जहाज धूं धूं कर जलने लगे। यह सब देख मार्सेलस के पसीने छूट गए। उसके मुंह से निकल पड़ा, हम इस ज्यामितीय के दैत्य से और नहीं लड़ सकते। यह हमारे जहाज़ों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल रहा है। जिस तरह वह दर्जनों पत्थर हम पर बरसा रहा है, वह 100 हाथों वाले दैत्य ब्रायरियस को भी मात दे रहा है। मार्सेलस को अब समझ आ चुका था कि उसका आक्रमण विफल हो गया है। उसने बिना वक्त गवाए शहर की घेराबंदी शुरू कर दी। सिराक्यूस को चारों ओर से घेर कर रसद की आवाजाही बंद कर दी गई। यह घेराबंदी 2 साल तक चलती रही। सिराक्यूस के लोग अब रोमनों को लेकर लापरवाह हो चुके थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि रोमन अब कभी भी किले को भेद नहीं पाएंगे। उधर तिलमिलाए रोमन सैनिक लगातार तैयारी में जुटे थे। मार्सेलस ने अब छल से किले में प्रवेश करने की योजना बनाई। रोमनों को सूचना मिली कि शहर के निवासी अपनी देवी आर्टेमिस के वार्षिक महोत्सव में व्यस्त हैं। रोमन सेना की एक छोटी टुकड़ी रात के अंधेरे में किले के अंदर प्रवेश पाने में सफल रही। कुछ सैनिक आर्किमिडीज के घर में घुस गए। उस समय आर्किमिडीज गणित की गुत्थियों में उलझे थे। कहते हैं एक सैनिक ने उनसे मार्सेलस से मिलने के लिए अपने साथ चलने को कहा। आर्किमिडीज चिल्लाए, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। नाराज सैनिक ने ना आव देखा ना ताव, तलवार को आर्किमिडीज के आर पार कर दिया। कहते हैं कि आर्किमिडीज ने जो अंतिम शब्द कहे थे वे थे, डू नॉट डिस्टर्ब माई सर्कल्स। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा हो, इस बात के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। जब मार्सेलस को आर्किमिडीज की मृत्यु का पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया। मार्सेलस अच्छे से जानता था कि यदि आर्किमिडीज जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उनके हाथ आ जाता तो वह उनके कितने काम आ सकता था। इसीलिए उसने आर्किमिडीज को नुकसान न पहुंचाने के सख्त निर्देश दे रखे थे, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। मार्सेलस ने बड़े सम्मान पूर्वक आर्किमिडीज का अंतिम संस्कार किया। उनकी कब्र पर बेलनाकार आकृति पर एक गोला बनाया गया, जो आर्किमिडीज को बड़ा प्रिय था। कहते हैं सिराक्यूस की लूट में मार्सेलस को 2 तारामंडल हाथ लगे, जिसे आर्किमिडीज ने बनाया था। कुछ इसी तरह का एक यंत्र समुद्र की तह में मिला था, जिसे एंटीकिथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल सन 1901 में प्राकृतिक स्पंज इकट्ठा करने वाले गोताखोरों का एक दल समुद्री तूफान में फंस गया था। वे रास्ता भटक एक छोटे से ग्रीक द्वीप एंटीकिथेरा पर पहुंचे। तूफान थमने पर उन्होंने द्वीप के निकट समुद्र में गोता लगाया। समुद्र के अंदर उन्हें एक प्राचीन जहाज का मलबा मिला, जिसमें उन्हें खजाने के साथ एक मैकेनिकल घड़ी जैसा दिखने वाला रहस्यमयी यंत्र भी मिला। इस यंत्र के बारे में बहुत सी अफवाहें प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक एलियन डिवाइस था, तो वहीं एक फिल्म इंडियाना जोन्स में दिखाया गया है कि यह यंत्र आर्किमिडीज ने बनाया था और यह समय में आई दरारों की भविष्यवाणी करता था।
जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। हालांकि यह तो फिक्शनल बातें हैं। असल में संभवतः इस डिवाइस का उपयोग ज्योतिष, ग्रहणों की भविष्यवाणी, ग्रहों की चाल पता करने व प्राचीन ओलंपिक खेल जो 4 सालों के चक्र में चलते थे, उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता रहा होगा। क्या सचमुच इस डिवाइस का निर्माण आर्किमिडीज ने किया था? आर्किमिडीज ने अपने जीवन काल में कई मैकेनिकल डिवाइसेस का निर्माण किया था। उनकी गियर्स के संबंध में बहुत अच्छी समझ भी थी। कई अलग अलग अध्ययन एंटीकथेरा मैकेनिज्म के निर्माण का समय 1st सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी BC के मध्य का बताते हैं। इसी तरह का एक अध्ययन इस मशीन के निर्माण का समय 205 BC निर्धारित करता है, जो कि आर्किमिडीज की मृत्यु के महज 7 साल बाद का समय है। शायद यही कारण है कि बहुत से लोग इसे आर्किमिडीज से जोड़ते हैं। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इस डिवाइस के निर्माण में खगोलविद हिपार्कस का भी योगदान हो सकता है। हालांकि इस संबंध में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। समय के साथ आर्किमिडीज की ख्याति भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। आर्किमिडीज की मृत्यु के 137 सालों बाद 75 ईसा पूर्व में रोमन दार्शनिक सिसरो सिराक्यूज आए। उन्होंने आर्किमिडीज की कब्र के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, लेकिन सिराक्यूज के लोग इस बारे में सब भूल बैठे थे। ज़्यादातर लोग तो इस बात से भी इनकार करते थे कि ऐसी कोई कब्र मौजूद भी है। सिसरो ने सुन रखा था कि आर्किमिडीज की कब्र पर गोले व बेलन के साथ कुछ पंक्तियां खुदी हुई हैं। उन्होंने कब्रों की अच्छे से जांच पड़ताल की। अंततः उन्हें एक मकबरा दिखा जिस पर गोला व बेलन बना था। मकबरा बड़े उपेक्षित हालात में था। इस पर झाड़ियाँ उगाई थी। सिसरो ने उसे साफ करवाया, लेकिन सालों बाद फिर धीरे धीरे स्थानीय लोगों की उदासीनता व लापरवाही ने आर्किमिडीज की समाधि को फिर मिटा दिया। वर्तमान में सिराक्यूज के ही एक प्राचीन कब्रिस्तान में कुछ लोग आर्किमिडीज की कब्र होने का दावा करते हैं। हालांकि यह अफवाह ही है। ऐसे कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है जो इसे आर्किमिडीज की कब्र साबित कर सके।